सर, सत्ता, दबाव, जमीर, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना कितना टफ होता है जब आजकल के यंग बच्चे, एस्पिरेंट बच्चे आईएएस क्लियर कर लेते हैं उस दौरान। आपको मालूम है कि 0.01% सक्सेस रेट है यूपीएससी एग्जाम में। तो आप किस उम्मीद से जा रहे हैं कि मेरा 100% हो जाए? तो यूपीएससी का मायने यंगस्टर क्या लगाते हैं? पावर, पोजीशन, पैसा। लेकिन अक्सर वो ये भूल जाते हैं ना कि इन सब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कदम दर कदम उनके साथ चलती है। तो सर, आप सिंपल शब्दों में हमें समझाइए कि एक आईएएस ऑफिसर की एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर, उनका मीन्स क्या होता है और उनके साथ कौन कौन से पक्ष जुड़े होते हैं। तो सर, क्या आईएएस बनने के बाद 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है? तो सर, कैसे मतलब कि लोगों को मैनेज करना चाहिए अगर आपके ऊपर सत्ता का दबाव नहीं, मतलब कि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, मैं कहूंगी उम्दा दर्जे के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनका अगर किसी पर दबाव है तो उसको मेंटली कैसे हैंडल करें? हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, ये एक बेल्ट ऐसी है जो जिसमें लोग गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं जी। और आईएएस उसकी क्रीम है, इसमें कोई शक नहीं। आपके इस पूरे सफर में, अब तक की जर्नी में आपके परिवार का क्या योगदान रहा और आपके सपने कई बार अगर टूटे होंगे तो आपके परिवार ने किस तरह से आपको ऊपर उठाया? हर बड़ा सपना शोर नहीं करता, कुछ ख्वाब खामोशी में पलते हैं। कुछ लोग तालियों के लिए नहीं, जमीर की तसल्ली के लिए चलते हैं। जी हाँ, ये कहानी है उस सफर की जहां पर मंजिल से ज्यादा मायने रास्तों ने रखे, जहां किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी को पढ़ा गया, जहां ओहदे से पहले इंसान को समझा गया, जहां सिस्टम से पहले संवेदना को अपनाया गया, जहां ताकत का मतलब हुकूमत नहीं, जिम्मेदारी माना गया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जो सिर्फ पद नहीं बल्कि एक सोच है, एक जुनून है, एक दिशा है, एक उम्मीद है। हमारे साथ है विवेक आत्रे सर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर, प्रोफेसर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकट विद पायल में। और मैं आपका शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूंगी, आपने हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए कीमती समय निकाला। थैंक यू पायल, आपने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया, अब मुझे अच्छा पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। सर, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आजकल यूपीएससी का क्रेज है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूपीएससी का मायने यंगस्टर क्या लगाते हैं? पावर, पोजीशन, पैसा। लेकिन अक्सर वो ये भूल जाते हैं ना कि इन सब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कदम दर कदम उनके साथ चलती है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहा करता हूं जो आपने कहा। और आप देखिए कि यूपीएससी से सिलेक्शन किस चीज की हो रही है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। कीवर्ड क्या है? सर्विस। तो अगर हम सर्विस करना चाहते हैं तो हमें इनमें आने की कोशिश करनी चाहिए जी। और अगर हमारे ये कोशिश कर रहे हैं ओनली के गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, पावर मिलेगी, आपने कहा पावर, तो पावर एक ऐसा नशा है कि वो लगता है कि यार ये जो सलूट पड़ रहे हैं या ये जो फॉलोअर मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, या जो पुलिस ने आपको रोक लिया, चंडीगढ़ में हम रहते हैं, पुलिस ने रोक लिया, फोन आते हैं चलान के लिए कि हमारा वो बंदा पावर, है। हाँ हमारा बंदा है, वो पावर है, वो समझते हैं लोग। लेकिन वो पावर नहीं है। वो क्या पावर है? वो कुछ भी नहीं है। जो पर्सनल प्रेजेंस है आपकी, जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है, जो रुतबा है, जो एक काम आपको जो देता है, वो आपकी एक पावर है। वो धीरे धीरे आती है, पद से नहीं आती, आपने ठीक कहा। और सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि सर्विस ओरिएंटेड होना, सेवा करना एक भाव अगर है आपके अंदर, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे और अपने आप ये सब मिलेगा, फिर शौहरत वगैरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपने जो सेवा का भाव बोला, तो मैंने आपके काफी पॉडकास्ट सुने हैं, पूरा मुझसे जहां तक होता था रिसर्च वर्क मैंने किया है। आप कालका में जब थे उस दौरान की बात है, शायद उसी दौरान आपको एहसास हुआ था कि पावर पोजीशन तो चलता रहेगा, लेकिन जो सच्ची खुशी जो मिलती है वो आदमी की यहाँ पर होती है। बिल्कुल सही कहा। मेरे एक उस टाइम जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ एसडीएम कालका जी। तो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर भजन लाल जी। उनको मैं कर्टसी कॉल के लिए मिलने गया क्योंकि उनके बेटे यहाँ वहां के एमएलए थे, अभी भी वो एमएलए पंचकूला है जी। तो मैं जब मिलने गया तो वो कहते हैं लोगों, गरीब लोगों का ध्यान रखना। नॉर्मली पॉलिटिशियन बोलता है हमारे लोगों का ध्यान रखना, हमारी पार्टी के लोगों का ध्यान रखना। उन्होंने कहा गरीबों का ध्यान रखना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एक यंग ऑफिसर था, 24 का था मैं सिर्फ,
मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, मिस्टर जेपी आत्रे, उनकी डेथ हो गई थी तो मुझे अपॉइंट किया गया था उनकी जगह। जी तो जब मैं गया तो मैंने यही किया, गरीबों का ध्यान रखा, घुल मिल के रहा, गांव में जाता था। आई वॉज अ सिटी बॉय, सिटी और कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन जब वहां गए तो मैंने अपनी वो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दिया। मैं बिल्कुल मेहनत करके और गांव में जाके और जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सुनता, सॉल्व करता। कई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है कालका के मेरे पास। तो वो उस वक्त आपने सही कहा, जब गरीब लोगों का काम आप कर पाते हैं एज एन ऑफिसर, जी तो आपको एहसास होता है या होना चाहिए कि ये असली जो आपका जो मकसद है, जो पर्पस है, वो ये है। तो सर मीन्स आईएएस बनना एक बच्चे का सपना नहीं होता, बच्चे के साथ साथ उसके परिवार का सपना भी धीरे 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 ग्रो होता है कि हमारा बच्चा, मेरे जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में कि भाई हमारा छोरा तो ही आईएएस बन गया है ना। मतलब कि हरियाणा के आपने देखा भी होगा कि रेवाड़ी साइड में जाएंगे तो कि दे आर इन मोस्टली क्या होता है कि पुलिस में ज्यादा बिल्कुल वो होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके इस पूरे सफर में, अब तक की जर्नी में आपके परिवार का क्या योगदान रहा, और आपके सपने कई बार अगर टूटे होंगे तो आपके परिवार ने किस तरह से आपको ऊपर उठाया? ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। इसमें दो तीन पहलू हैं जो आपने कहा ना। जी पहला पहलू है परिवार। जी अब इंडिया में परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो पूरा परिवार उसको चाहता है बनाना। वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने सुना, अभी 16 ईयर का हो गया, जी 14 ईयर, सॉरी 14। तो पूरा परिवार उसके पीछे लगा हुआ। आईएएस ऑफिसर या इवन कोई पटवारी बनता है तो, बल्कि एक जोक भी आपने सुना होगा कि एक माता जी गांव में जब डीसी साहब गए तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया, जैसे हरियाणा में देते हैं ना, वो पूरा बाल बाल खराब कर देते हैं, वो वाला आशीर्वाद दिया। हाँ वो बोलती है, बेटा तू बड़ा अभी छोटा है उम्र में और अभी डीसी बन गया, बड़ा होके तू जरूर पटवारी बनेगा। ये उसको आशीर्वाद दिया। तो हरियाणा में एक कॉन्सेप्ट है कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है, जी पुलिस की नौकरी खासतौर पर। माय फादर यूज्ड टू से कि तुम आ गए हो मेरे पास ये भर्ती कराने, क्यों आईपीएस में थे वो। तो बोलते इसको मैं नहीं भर्ती करूंगा, एक कांस्टेबल वगैरह हाथ हिलाता रहेगा सड़क पे खड़ा हुआ, इसको पढ़ाओ, सब इंस्पेक्टर बनाएंगे, पहले इसको पढ़ाओ, एमए एमएससी कुछ कराओ। तो बेसिकली हरियाणा एक गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड स्टेट है। मैं भी हरियाणा से ही हूँ, मतलब मैं खुद नहीं पढ़ा वहां, मेरे फादर पढ़े करनाल, खरफौदा वगैरह। तो देन पंजाब में क्या है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट की बात करूं, वहां पे ज्यादा है कि कनाडा जाना है, बाहर जाना है, पर गवर्नमेंट जॉब का इतना नहीं। हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, ये एक बेल्ट ऐसी है जो जिसमें लोग गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं जी और आईएएस उसकी क्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नाम ही ऐसा है। जी जी मैं पहले एचसीएस में आया उनकी जगह, जी तो एचसीएस से प्रमोशन आईएएस में हुआ कई साल बाद। तो मैं देखता था कि लोग बात करने का ढंग उनका बदल जाता है जब पता चलता है एक आईएएस अफसर आया है। तो वो जो परिवार का एक जो ललक है परिवार की कि हमारा बच्चा बने, वो इसलिए कि पूरे परिवार का स्टेटस या रुतबा जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल लेकिन उसके साथ आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आती है। जी आप एक, अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो रोल मॉडल भी बनना जरूरी है हमें यूथ के लिए। जी अब मैं अगर गलत किस्म से अपना जो बिहेवियर कंडक्ट रखता हूँ सर्विस में, आजकल तो कैमरा है हर जगह, हम तो पॉडकास्ट कर रहे हैं लेकिन डीसी की लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे कैमरे पे ही है। 24 तो नहीं, चलो 12 घंटे। तो उस 12 घंटे में आपको कोई भी देख रहा है, आपने गुस्सा किया, आपने किसी का कागज फेंक दिया, आपने किसी से ठीक से बात नहीं की, तो वो भी देख रहे हैं वो। बिल्कुल और वो लोगों को ज्यादा मजा आता है। जी तो कॉम्पोजिट आंसर ये आपका कि आईएएस बहुत बड़ी चीज है और आईपीएस वगैरह सारी सर्विसेज, और परिवार का स्टेचर भी बढ़ जाता है। इवन कोई स्कूल टीचर लगता है या हेड कांस्टेबल लगता है, उसका भी परिवार का स्टेचर बढ़ जाता है। तो परिवार की इज्जत और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए आईएएस में आने के बाद भी जमीन पे पैर रहने चाहिए। ये समरी है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो सर क्या आईएएस बनने के बाद 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है? हो सकती है, अगर जैसे मैं लकीली आया, फॉर मी इट वाज वेरी लकी, मेरे फादर आईपीएस थे जी तो 360 तो चेंज नहीं हुई, लेकिन यू कैन से कि 180 तो चेंज हो गई, क्योंकि अब मैं खुद आगे था, है ना। जी 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 लेकिन कोई आया, जैसे एक बच्चा पढ़ता था रेलवे स्टेशन पे केरला में, आपने सुना होगा, वो वीडियो यूट्यूब देख देख के और पढ़ के आईएएस में आ आईएएस गया। बना, बिल्कुल सर, अब वो लड़के की लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो गई ना, बिकॉज उसने कभी वो नहीं देखा। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने अपने फादर की पोजीशन देखी और लोग सलूट वलूट मारते थे, तो जब मैं खुद गया मुझे सलूट मार रहे थे, तो उतना बड़ा चेंज नहीं था।
है ना? जी। लेकिन अगर कोई बहुत ही लो लेवल ऑफ सोसाइटी से आया है और उसको बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का, तो उसकी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज है। बिल्कुल सर, 360 डिग्री चेंजेस तो तब होगा ना कि जब हम प्लान बी पर काम करेंगे। ये आप ही के ही शब्द मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा बोलते हो ना कि प्लान बी हमारे पास हमेशा होना चाहिए। खासकर यूपीएससी जैसे अनसर्टेन, यहाँ पर मैं अनसर्टेन एग्जाम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों के माइंड में कई बार होता है कि हम बन जाएंगे, ये अगर नहीं बने तो क्या होगा, डिप्रेस भी हो जाते हैं काफी बच्चे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहिए, अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता है किसी का भी, भगवान ना करे हो, मैं कहूंगी सभी का हो तो एक एस्पिरेंट अपनी जिंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेकर जाए और एक स्ट्रॉन्ग प्लान भी डिजाइन करते समय आप क्या उन्हें एडवाइस देंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ये आपके पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है जो अभी आपने पूछा है, जी क्योंकि जो आजकल यूथ है वो पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो ये एस्पेक्ट, जो ये पार्ट है, इसको ध्यान से सुनेंगे, इसलिए मैं बड़े ध्यान पूर्वक आपको आंसर दे रहा हूँ। जी अब हर चीज जो लाइफ में है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होती और कुछ भी नहीं होता कई बार। और एक अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, थोड़े फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ इज नॉट अबाउट परफेक्शन। या पॉडकास्ट भी 90% अच्छा हो सकता है, 100% नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। कुछ ना कुछ बीच में उतार चढ़ाव होते हैं, अभी तक तो ठीक चल रहा है। लाइफ में क्या होता है, लाइफ में भी हम सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। वो ब्लिंकिट वाला, जोमेटो वाला भी 2 मिनट अगर लेट हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये गड़बड़ हो गया, बच्चे सोचते हैं। तो क्या है कि एक्सपेक्टेशन जो हमारी है वो फुलफिल जब नहीं होती, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने बोला केबीसी पे, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन थे, जी कि उनके पिताजी बोलते थे कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल। तो और भी अच्छा का मतलब ये है, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, परमहंस योगानंद को जी फॉलो जी करता हूँ। वो बोलते हैं एक छोटा बच्चा क्रॉल करते हुए एक फायर या कोई गर्म चीज की तरफ जा रहा है, मम्मी उसको पकड़ के एकदम रोकती है। बच्चे को तो नहीं पता कि वो चोट लगेगी या हाथ जलेगा, जी बच्चा उसकी तरफ जा रहा है। इसी तरह हम चाहते हैं कुछ, लेकिन जो हमारी मम्मी है या पापा है, गॉड, दे ही नोज बेटर। तो वो कहते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं, वो पकड़ के हमें कहीं और डाल देते हैं। तो मन का ना हो तो और भी अच्छा मीन्स कि गॉड नोज व्हाट इट इज। ये तो हो गई फिलॉसफी। बिल्कुल अब जिसका नहीं हुआ उसको ये कैसे समझाओगे कि भाई ये तो मन का ना हो तो और भी अच्छा। उसका तो दिल टूट गया, बिल्कुल बिल्कुल उसका तो अभी रिजल्ट आया। जी लेकिन मैं ये कहता हूँ सेटबैक को आप सेटबैक कितनी देर तक समझते रहोगे। मेरी एक बुक है दुबे जी बाउंसेस बैक। हमें लाइफ में बाउंस बैक करना है। कई बार मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे एक मैं टॉय का उदाहरण देता हूँ। एक टॉय है ना जिसको आप नीचे लेटाते हो फिर ऊपर हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा, वो खिलौना ऐसे नीचे को ऊपर हो जाता है। तो हमें उसी तरह बनना है। जब भी हमें लाइफ सेटबैक देती है, प्रॉब्लम देती है, तो हमें 1-2 दिन तो लो फील कर सकते हैं। बिल्कुल आपने यूपीएससी की तैयारी की 1 साल, आपका नहीं हुआ, आप 1 हफ्ते लो फील कर लो, उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर अगेन और यू गो ऑन टू समथिंग एल्स। ये अब प्लान बी की बात हम नेक्स्ट पार्ट में भी कर लेंगे, लेकिन ब्रीफली प्लान बी होना जरूरी है, क्योंकि लाइफ अकॉर्डिंग टू प्लान जब नहीं जा रही है और आपको मालूम है कि 0.01% सक्सेस रेट है यूपीएससी एग्जाम में, तो आप किस उम्मीद से जा रहे हैं कि मेरा 100% हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपको बोला 50% से ज्यादा चांसेस तो नहीं लगने चाहिए ना। चलो 50% मान लेते हैं कि आप बहुत होनहार हैं, आप उस 0.01 में आने के लायक हैं, काबिल हैं। मम्मी पापा तो और भी ज्यादा काबिल समझते हैं हमें, जितने हम हैं उससे। तो 50 से ज्यादा आप अपने चांसेस मत मान के चलो। और प्लान बी जो है वो आपकी ज्योग्राफी या इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या साइंस या इंजीनियरिंग या मीडिया, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका जॉब आप तैयार रखो। तो डोंट लेट योर हार्ट बी शैटर्ड, मतलब कि दिल के टुकड़े इतने भी नहीं होने चाहिए कि वो जुड़ ना सके। ये तो कोट हो गया वैसे। नहीं नहीं आपने सही सर बोला है, जो भी बोला है। तो दोस्तों इसी पर जो सर ने बोला कि प्लान भी तैयार होना चाहिए, वो काफी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। मैं यही कहता हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो हमारे हाथ में उसको कंट्रोल करो, बिल्कुल सर जो हमारे रिजल्ट तो हमारे हाथ के बाहर है। जी 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 सर, सत्ता, दबाव, जमीर, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना कितना टफ होता है जब आजकल के यंग बच्चे, एस्पिरेंट बच्चे आईएएस क्लियर कर लेते हैं उस दौरान। आपके सवाल बहुत बढ़िया है, थैंक बहुत यू, अच्छा सवाल है। थैंक यू सो जिस मच तरह से आपने पूछा है, जी। देखिए मैं डीसी था, तो डीसी के ऊपर, या ऊपर तो होते हैं सीनियर लोग, लेकिन डीसी ज्यादा पावरफुल कोई पोस्ट नहीं। और जो आईएएस एस्पिरेंट है वो डीसी का ही ड्रीम करता है।
और कहते हैं कि जब डीसी का झंडा लहरा रहा होता है ना, आप गाड़ी में बैठे होते हैं, तो उस टाइम हम अपने आप को बहुत हवा में मानते हैं। और एक मैंने कोई देखा वीडियो जिसमें वो एक बाबा टाइप थे, वो कहते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठ के ऐसे बैठे होते हैं ना और झंडा लहरा रहा होता है, उस टाइम हम अपने आप को खुदा समझते हैं। तो कहते हैं हम खुदा नहीं, हम मिट्टी ही, अल्टीमेटली हमें मिट्टी में मिलना है। तो वो एक नशा जो होता है पावर का, उसकी वजह से एस्पिरेंट्स कई आना चाहते हैं, विच इज नॉट बैड। चलो विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि वो एक स्टार है। बिल्कुल। क्रिकेट सेकेंडरी है उनके लिए, वो स्टारडम फर्स्ट है। जी। आईएएस का रुतबा नंबर 1 पे उनके लिए और सर्विस ओरिएंटेशन वो नंबर 2 पे। चलो मान लिया। तो एस्पिरेंट जो है, और ये जो आपने कहा सत्ता और आपका जमीर, अगर आपका जमीर ठीक है और आप संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं, तो आप वो काम करेंगे जो रूल के भी मुताबिक है और डायनामिकली आप अपने लोगों के लिए, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है उसके लिए काम करना चाहते हैं। और आपको कई बार उसके लिए वाह मिलेगी, कई बार नहीं भी मिलेगी। बिल्कुल। कोई ना कोई उससे हो सकता है परेशान भी हो उस एक्शन से। जैसे मैंने कई बार कालका की आपने बात की, मैंने काफी इंक्रोचमेंट्स हटाए। अब इंक्रोचमेंट जब आप हटाते हैं तो सड़क खुल जाती है, लेकिन जिसकी इंक्रोचमेंट आप हटा रहे हैं, जिसका कुछ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, हालांकि मैं इतना उनका कहना नहीं चाहिए, अब दिल जीत गया था कि मैंने कहा आप खुद ही तोड़ दो, नहीं तो हम तोड़ेंगे। वो जानते थे मुझे कि ये सर जो है ना तोड़ देंगे, हम खुद तो जरा प्रेम से तोड़ता है आदमी, तो उन्होंने अपना इंक्रोचमेंट खुद हटाया कालका में हमारे कहने पे। जी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी आप अपने जमीर को मार के काम अगर नहीं करेंगे, सेवा भाव से करेंगे, तो फिर प्रैक्टिकली आप अच्छे रहेंगे। और अगर कोई आपसे नाराज होता है, सत्तेदार जो है, सत्ताधारी, वो जो पॉलिटिशियन है, वो आपको कहता है कि ये करिए, करना ही पड़ेगा आपको, तो आप कह सकते हैं कि सर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, दिस पार्ट ऑफ द वट एवर यू आर सेइंग इज ओके, ये दूसरी पार्ट ये ठीक नहीं है। तो फिर वो आपको फिर भी जबरदस्ती करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपकी बदली कर देंगे, ट्रांसफर। एंड गवर्नमेंट में भी से ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। तो ट्रांसफर के लिए तैयार रहिए, काम करते रहिए। बाकी ट्रांसफर पे काफी किस्से हैं मेरे पास सर। लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, obvious बात है कि जब आप इतने हाई पोजीशन पे जाते हो, ट्रांसफर के दौरान कुछ लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते, मतलब कि उनके माइंड में ये चलता रहता है हमारी ट्रांसफर क्यों हो रही है, क्या हो रही है, किस रीजन से हो रही है। रीजन उन्हें पता होता है, लेकिन वो ऊपर जो सत्ताधारी लोग हैं उनका जवाब कैसे दे, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं डर भी होता है। तो ये सारी चीजें सर क्या लाइफ में साथ के साथ चलती रहती है, चाहे आप आईएएस हो चाहे आप एचसीएस हो। बल्कि मैं तो कहूंगी आईएएस एचसीएस नहीं, अगर कोई बैंक में जॉब करता है या इवन मतलब कि रेड लाइट पे भी कोई पुलिस वाला खड़ा है, उसकी लाइफ में भी होता है। तो सर कैसे मतलब कि लोगों को मैनेज करना चाहिए अगर आपके ऊपर सत्ता का दबाव नहीं, मतलब कि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, मैं कहूंगी उम्दा दर्जे के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनका अगर किसी पर दबाव है तो उसको मेंटली कैसे हैंडल करे। पहले रेड लाइट पे एक छोटा सा किस्सा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। आपने कहा रेड लाइट पे जो खड़ा है पुलिसमैन, तो एक आदमी जो है वो रेड लाइट क्रॉस कर लेता है, वो पुलिसमैन जो है वो पेड़ के पीछे छुपा होता है, वो बाहर आके उसको रोकता है, और रुकिया, आपको रेड लाइट नहीं दिखी? कहता है सर रेड लाइट तो दिखी पर आप नहीं दिखे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी कि पावर जहां पे कोई रोक रहा है, जैसे मम्मी देख रही है, पुलिसमैन देख रहा है, प्रिंसिपल साहब देख रहे हैं, तो फिर हम वेल बिहेव है, हमें खुद ही वेल बिहेव बनना है। ये तो एक बात होगी। अब जहां तक आपने बात की वो क्या है, प्रेशर और पॉलिटिशियन की जो बात है वो अनएंडिंग है। ये आपको पता है कि ट्रांसफर आपकी लाइफ का पार्ट होगा। नॉर्म ये है, या रूल तो नहीं है, लेकिन गाइडलाइन ये है कि 2 से 3 साल एक ऑफिसर को एक पोस्ट पे रहना चाहिए। मेरी एवरेज मुझे लगता है कि 1 ईयर रही होगी। सर अशोक, बीच में मैं रोक रही हूँ, अशोक खेमका जी हमारे सीनियर है, उनकी एवरेज और भी कम रही होगी, वो मेरे ख्याल 40 से ऊपर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ जी। तो क्या होता है कि अब एक जगह तो मैं 3 साल भी रहा कालका में, एचसीएस में अलाउड है रहना 3 साल, और एक जगह मैं 6 साल भी रहा, डायरेक्टर आईटी टूरिज्म चंडीगढ़। लेकिन कई जगह ऐसी थी जहाँ 3 महीने 4 महीने, तो एवरेज जो है वो आपकी 1.5 साल ही रहती। बिल्कुल सर। तो इस एवरेज के साथ अगर आप अपना एक समझौता कर लेंगे कि होना ही है 1 ईयर 1 ट्रांसफर, फिर कभी जल्दी हो जाएगा कभी बाद में होगा, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट ट्रांसफर मेंटली एज एन ऑफिसर। और आपको ये पता है कि इस टेबल तक तो मैं हूं, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर ट्रांसफर हो जाए तो कोई बात। तो आई थिंक यू आर ओके, देन यू आर ओके। कभी कभी झगड़ा होता है,
कि ये उसने इतना ज्यादा गलत बोल दिया। अभी एक आया कि एक एसएसपी मैडम ने कुछ बोला मंत्री जी को, डीसी बेचारी हमारी आईएएस की हैं, वो भी देख रही थी, तो दोनों ऑफिसर सही थे। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है तो आपकी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप बेसिकली अपना रेपुटेशन बना लेते हैं कि ये व्यक्ति सही काम ही करेगा, गलत नहीं करेगा, फिर उसके बाद लोग आपको तंग करना भी कम कर देते हैं, हैं। छोड़ देते हैं। इसको नहीं बोलेंगे यार, ये नहीं करेगा, वो जो है ना वो कर देगा। जी That's what happens. जी जी सर, अगर हम लाइफ के सारे अचीवमेंट एक साइड रख देते हैं तो आखिर में सिर्फ क्या बचता है? गुडविल ही बचती है हमारे पास। तो आप इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, आपने मेरी कहीं ना कहीं बात सुनी होगी तो। सुनी है सर, बिल्कुल बिल्कुल। गुडविल इज द अर्निंग ऑफ लाइफ। देखिए, यस सर। बाहर कोई आपके बारे में बात कर रहा है जी कि ये मैडम जो है दूरदर्शन पे है, एंकर है, पॉडकास्ट भी शुरू किया। मान लीजिए, लोग वैसे नॉर्मली तारीफ मुश्किल से करते हैं, लेकिन मान लीजिए वो तारीफें कर रहे हैं आपकी, तो ये आपका गुडविल, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी कमाई। जी जी। तो मैं अगर यहाँ बैठ के 24 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लोग देखते हैं, वो लिखता है नीचे कि इनको मैं मिला था और इन्होंने मेरा काम कर दिया था जी, या इनको मैं मिला था, काम तो नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने बात बड़े अच्छे से की। वो भी होता है कई बार, यू कांट डू इट बट यू एटलीस्ट लिसन टू द पर्सन। तो ये आपकी एक गुडविल जो है वो बन जाती है। और अल्टीमेटली लाइफ में आप लेके क्या जाते हैं साथ में, वही वाली कहानी है, क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर जाएगा। और 2 गज जमीन वाली जो कहानी है वही है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आप सर। उसको ज्यादा दिल पे ना लगाइए और गुडविल बनाइए, कमाइए। उससे एक और चीज होती है, आपकी फैमिली को भी बेनिफिट होता है। जब आपके बच्चे आपके जाने के बाद भी कहीं किसी को मिलेंगे, वो कहेगा यार आपके पापा जो थे या मामा जो थी बहुत बढ़िया थे। तो काम भी हो जाता है और एक गुडविल भी बनती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जरूरी है। सर आप ये भी मैंने सर्च किया है कि आप अंडर 19 तक क्रिकेटर थे। सीके नायडू आपने 2 बार खेला है। क्रिकेटर से आप इंजीनियर बने, इंजीनियर से आपने ग्रो किया एचसीएस की तरफ, एचसीएस से ग्रेजुअली आईएएस की तरफ, फिर 26 साल तक 26 ईयर्स तक गवर्नमेंट में नौकरी करने के बाद आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और फिर पॉडकास्ट कर, क्योंकि आप मोटिवेट करना चाहते हैं यूथ को और खुद को क्रिएटिव होना चाहते हैं, कुछ को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या समझूं, इस बात के क्या मायने हैं? ये वाला सवाल जो है ये मेरे बारे में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस पॉडकास्ट का, कि क्यों ये जर्नी ऐसी रही। तो शुरू में जैसे एक कहावत है, एक मैं शेर सुनाया करता हूँ कई जगह, आप कभी सुना, आपने भी कपलेट सुना है। एक है कि फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। जी, तो गॉड तो वेट कर रहा है, हम पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर करियर, ऐसा जो भी। और गॉड के लिए कई लोग 80-85 साल के लोग सैर करते हैं पार्क में, वो बात कर रहे हैं क्राइम के बारे में, एआई के बारे में, टीवी के बारे में। गॉड के बारे में वो अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, खुदा खुदा अभी भी नहीं आए उनके लाइफ में। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, फुल ऑफ लाइफ है, लेकिन गॉड को तो लाना जरूरी है। तो जहां तक आपने मेरी बात की, मेरी जर्नी एक बड़ी यूनिक सी रही थोड़ी सी, बिकॉज क्रिकेट में मेरा बहुत शौक था, वो खिलौने वाली जो बात है, खेलने का शौक था। लेकिन उसी में मुझे लगा करियर भी बन जाएगा, लेकिन पापा ने बोला इंजीनियरिंग करो, और वो ठीक बोला उन्होंने, क्योंकि अंडर 19 में मैं इंडिया भी खेलने वाला था, स्टेट लेवल बड़ी मुश्किल से मैं खेल लिया जी। तो उस लेवल पे नहीं था। इंजीनियरिंग करने से मेरा जो बाद में एचसीएस में आया, क्योंकि पास्ट में जैसे मैंने बोला, मेरा जो एक एचसीएस आईएएस में आने के बाद जो भी नाम हुआ, वो इसलिए हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली थी, एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस आ गया था, एक लॉजिकल थिंकिंग आ गई थी। डायरेक्टर आईटी मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग रही चंडीगढ़ में। जब आईटी पार्क बना, आई वाज डायरेक्टर आईटी। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फायदा हुआ जी। आईटी का जब भी प्रचलन हुआ, ई गवर्नेंस का भी हुआ, तो मुझे नंबर जो भी मिले सोसाइटी से वो इसलिए मिले। तो आई थिंक एक फेज आता है हर लाइफ में, मेरी लाइफ में ये फेज आया। लेकिन जब मैं रिजाइन करने लगा तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैं क्रिएटिव हो गया, जो आपने कहा, लिखता हूँ, बोलता हूँ। और मैं मीटिंग में, चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में बैठ के मैं अपनी अगली स्पीच या अपनी पुस्तक के बारे में सोच रहा था क्या लिखना है। वो मतलब विवेक, हाँ यस सर हो जाता है ऐसे। बिल्कुल। हालांकि ऐसा शायद ना हुआ, मैं थोड़ा और क्रिएटिव हो गया लेकिन ये नहीं हुआ एक्चुअली। मैं कभी ना कभी अपना आंसर देके फिर मैं अपने कुछ और करने लगता था, फिर बारी दोबारा आती, मैं तैयार होता फिर दोबारा से। तो। लेकिन मुझे लगा ये क्रिएटिविटी भी जरूरी है,
और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि इस टाइम प्रेशर बहुत है यूथ पे, और कोई ना कोई जाके तो उनको थोड़ा सा थपथपी देगा, पॉजिटिविटी फैलाएगा, बिल्कुल। ये बताएगा कि आई एम फ्रॉम द आईएएस, एंड देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि ये जो सक्सेस है, मेरी बुक भी है फाइंडिंग सक्सेस, ये सक्सेस जो है ये अंदरूनी खुशी ही है, और ये जो बाहरी चीजें हम ढूंढ रहे हैं ये सिर्फ एक इनेबलर है उसके लिए। कोई इनेबलर यहां से नहीं आया, कहीं और से आ जाएगा। तो इसलिए आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। टेंशन रखने से सक्सेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, एज यू नो। चिंता चिता समान, क्या मैं ये समझ? बिल्कुल बिल्कुल सही। ज्यादा चिंता करने से बहुत नुकसान होता है। चलिए सर, अब हम भी ज्यादा चिंता नहीं करते, सीधा सैलरी पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि लोगों के मन में होता है ना कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी को लेकर काफी क्यूरियोसिटी होती है। तो सर आप सिंपल शब्दों में हमें समझाइए कि एक आईएएस ऑफिसर की एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर, उनका मीन्स क्या होता है और उनके साथ कौन कौन से पक्ष जुड़े होते हैं? सो आई थिंक जो जूनियर्स आजकल आ रहे हैं उनकी 1 लाख के करीब सैलरी शुरू में होती है पर मंथ जी, और थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख हो जाती है। जब मैंने रिजाइन किया उस टाइम मेरी 2 लाख के करीब सैलरी थी और अब हो सकता है 3 लाख हो गई हो। जी जी। और चीफ सेक्रेटरी तक 3 लाख समथिंग या 4 लाख तक होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख समथिंग होगी। पर्क्स जो जुड़े हुए हैं वो है ऑफिशियल ट्रैवल आपकी होती है, आपकी एक ऑफिशियल कार होती है, कई डिपार्टमेंट्स में 2 भी हो सकती हैं, और आपके पास एक गवर्नमेंट हाउस होता है, लेकिन वो हर पोस्टिंग में नहीं होता है। कई बार वेटिंग ऑफिसर्स को 2-2 साल करनी पड़ती है हाउस के लिए। हाउसेज उतने नहीं हैं जितने ऑफिसर्स हैं। और आपको एक पर्क ये भी मिलता है कि कम से कम आप किसी को फोन कर सकते हैं, कोई जल्दी हो जाते हैं काम। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सर्विस। तो ये सैलरी और पर्क्स का ये है। सर अब जैसा कि मैंने बताया, सबको पता है, हमारे ऑडियंस को भी, व्यूअर्स को, कि ना आप मोटिवेशन स्पीकर हैं। जी। तो मैं आपसे स्पीकर से पहले की जिंदगी जानना चाहती हूँ कि आप स्कूल में थे, फिर आपने कॉलेज किया। स्कूल कॉलेज के दौरान आप किस टाइप के स्टूडेंट थे, यानी कि आप एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, या उससे ऊपर थे? और आप यहाँ तक कि आप जो लेके आए हो खुद को, तो वो कैसे है? थोड़ा सा यूथ को मोटिवेट कीजिए नहीं, सर। बिलो एवरेज तो नहीं था, एवरेज भी नहीं था, मैं था तो अबव एवरेज। अबव एवरेज। लेकिन मैं टॉप 5 में नहीं था क्लास में कभी भी, और टॉप 10 में हो सकता हूँ। लेकिन क्रिकेट में ज्यादा मेरा शौक था एज ए स्टूडेंट। ओके। और जब मैं कॉलेज में था तो मैंने राइटिंग भी शुरू कर दी। तो मेरी वाइफ टू बी जो है वो 3rd ईयर में जब मैं था वो 1st ईयर में आई। कुरुक्षेत्र एनआईटी में पढ़ते थे हम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो आई तो वहां मिली और वहां से हम मतलब जिंदगी शुरू हुई हमारी इकट्ठी। और जब वो उन्होंने मेरी राइटिंग पढ़ी तो ज्यादा इम्प्रेस हो गई उससे। मेरे से तो बाद में हुई होंगी, लेकिन राइटिंग से पहले इम्प्रेस हो गई। तो इसलिए उसमें कुछ क्वालिटी थी। तो एज अ स्टूडेंट आई थिंक मैं थोड़ा पढ़ाकू था इन टर्म्स ऑफ बुक्स, मे बी नॉट स्टडीज, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक था। तो क्रिकेट भी था और लिखना पढ़ना भी था, 2 डिफरेंट टाइप की चीजें थी। तो आई वॉज अ बिट ऑफ एन ऑलराउंडर। ये जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, ये कॉन्फिडेंस जो बोलने में है, जो पॉडकास्ट पे है, ये धीरे धीरे आया। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे थे, पर जो कॉन्फिडेंस अभी है, वो जो आप कोई भी सवाल मेरे से पूछे, मैं कुछ ना कुछ जवाब तो दे ही दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बाद में आया। लेकिन ग्रेजुअली एज अ स्टूडेंट आई थिंक आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। एंड नीना माय वाइफ एंड आई, शी केप्ट टेलिंग मी कि आप और लिखो और लिखो और लिखो। तब मैंने लिखना और शुरू किया, फिर ये भी शुरू हुआ। तो सर मैं बोलूं कि घर से ही प्रेरणा का स्रोत है ना? तो सर जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हरियाणा में जो गांव देहात में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं बेसिकली, उनके पास कोचिंग करने का कुछ साधन नहीं होता जी। और उनकी, अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि वो सरकारी मीडियम स्कूलों में पढ़े होते हैं। तो उन बच्चों को क्या, एक गांव का बच्चा, एवरेज बच्चा आईएएस का अगर उसको एग्जाम देना है तो उसकी प्रिपरेशन किस हिसाब से करे कि उसको बाद में मोटिवेशन ही मिले कि आई कैन डू दिस? मेरे ख्याल पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती आजकल। गांव में भी बहुत से आउटस्टैंडिंग बच्चे गांव से ही हैं। जी। और अगर आप चाहे स्पोर्ट्स में देख लें, चाहे एयरफोर्स में देख लें, चाहे आईएएस में भी देख लें, बहुत से देहात से आए हुए बच्चे और जो आगे सक्सेसफुल हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हिंदी या तमिल या कोई भी आपकी मदर टंग है, उसी में आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश कोई बहुत जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हमारी सर्विस में ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, पॉसिबल है जी। लेकिन वो इस बात को उनको कोई कमी नहीं लगती और है भी नहीं। और यहाँ तक कि डिसेबल्ड पर्सन्स भी आजकल बहुत सर्विस में आ रहे हैं। जी। वो भी कामयाब हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन विजुअली इम्पेयर्ड जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है,
वो भी। तो बहुत अच्छी बात हो रही है इस हिसाब से, क्योंकि आपका जो एक लीडरशिप क्वालिटीज है वो ज्यादा जरूरी है। और कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, वैसे भी आपने मदर टंग में मोस्टली कम्युनिकेट करना है। हाँ, ये भी होता है पंजाबी ऑफिसर तमिलनाडु में काडर में आ गया तो उनको तमिल सीखनी पड़ती है सर। एक टाइम पीरियड होता है हाँ, ना कुछ कि टाइम पीरियड होता है। जी। और हम लोग क्योंकि हिंदी स्पीकिंग है तो हमारे लिए आसान है। और हरियाणा में ही मैं रहा, क्योंकि एचसीएस में आ गया मैं, चंडीगढ़ पंचकूला इधर ही था, तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी। हरियाणवी आती है आपको? वो कहते हैं घना जाडा सा है लेकिन अभी जाडा है नहीं, तो मुझे वही आता है बस। गड़ा जाता तो सर पहले था, तो गर्मी शुरू होना रही है। गर्मी शुरू हो गई। चलिए, हंसी बरकरार रहे हमारे पॉडकास्ट की। सर, फ्यूचर ऑफिसर के लिए आपकी कोई 3 गोल्डन एडवाइस कौन सी होंगी जो उनके सोचने के तरीके, काम करने के अंदाज और जिंदगी को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं उसी पे हमारी कंट्री डिपेंडेंट है। एक वो कहते हैं कि यंग ऑफिसर सोशल मीडिया बहुत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करना चाहिए। रोल मॉडल कौन है हमारी सोसाइटी के? ऑफिसर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन, ऑफिसर, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट। इसके बिनस्बत कि वो गैंगस्टर को फॉलो करें, इनको फॉलो करें। तो जहां तक यंग ऑफिसर्स की क्वालिटीज हैं, नंबर 1 उनको ग्राउंडेड होना चाहिए, जमीन पे पैर। नंबर 2 उनको ऑलराउंडर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग उनकी ऑलराउंड होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको सिर्फ मैथ्स आता है, तो मैथ्स आता है तो आप टॉपर है मैथ्स के, आप आईएएस में भी आ गए, लेकिन वहां पे जब सरपंच साहब आएंगे आपके पास, लोग 20-25 का जत्था लेके, वो मैथ्स आपकी बाहर हो जाएगी। तब वो ऐसा सवाल पूछेंगे आपसे कि आपको अपने पीपल स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, आप जल्दी फैसला कर सकते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज हम देखते हैं इसी हॉल में जहां बैठे हैं अभी। यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज करते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, जो लोग यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो यही चीजें हम देखते हैं उनमें कि क्या वो डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहे हैं, बैलेंस पर्सनैलिटी है, चीयरफुल पर्सनैलिटी है, और एनर्जी भी चाहिए, डल पर्सनैलिटी नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये भी एक किस्सा मैंने आपके पॉडकास्ट पे ही देखा था, शायद आपने शेयर किया था, जोश टॉक पे शेयर किया था, सॉरी, कि जब आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थे तो उस समय का एक इंसिडेंट है कि आपने बोला कि एक व्यक्ति जो किसी काम से लेकर सुबह आपके मुस्कान बता रही है कि अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो किसी काम को लेकर दोस्तों एक व्यक्ति अपने विवेक सर के पास आए और वही व्यक्ति काम के सिलसिले में शाम को फिर दोबारा से इनके पास आए। उनका काम हालांकि पूरा हो चुका था, सर ने जो टाइम पीरियड उनको दिया था पूरा दिन में उनका काम कर दिया था, लेकिन उन्होंने पता आधे विवेक सर को क्या बोला? उन्होंने कहा, सर मैं सुबह जब आया था तो भी आपके फेस पे मुस्कान थी, आपके चेहरे पर मुस्कान थी, अब मैं शाम को आया हूं तो भी आपके चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई दे रही है। सर, आप एक ही जगह पर एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे थक तो नहीं गए? सर, ये ऐसा था। और हाँ, उसने एक बात और बोली थी आपसे कि आप दिन में कितने लोगों से मिलते हो? बहुत सारे, बहुत। तो क्या सर आप सबको स्माइल करते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो लकी हो गया कि बीच में झगड़ा भी हुआ होगा, और बीच में हो सकता है उस कुर्सी को छोड़ के बीच में क्रिकेट या सैर या कोई ब्रेक भी मिला हो, उसको नहीं पता है, उसको लग रहा है मैं सुबह से बैठा हूँ। तो लेकिन ये एनर्जी समहाउ आई एम ब्लेस्ड कि आप मुझे जितने मर्जी बजे या जिस भी हालात में देखेंगे, एनर्जी लेवल हाई है और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी हाई है। तो उससे वो काफी इंप्रेस हुआ, उसका काम भी हो गया था इसलिए ज्यादा खुश था। काम ना हुआ होता और मैं स्माइल कर रहा होता तो फिर वो बात नहीं बननी थी उसकी। तो ही वाज हैप्पी विद दैट एंड आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। या तो सर, आज की यूथ को अगर मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो कैसे वो स्टार्ट करे? क्योंकि अभी एचसीएस का भी अभी रिजल्ट और इनका प्रीलिम आने वाला है सर, और उसके बाद यूपीएससी में सेकंड क्वेश्चन ये होगा, एक तो मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करें, दूसरा यूपीएससी में अभी कुछ बदलाव आए हैं कुछ दिनों पहले ही जो गाइडलाइन आई थी, उसके बारे में भी सर आप बताइए। तो मोटिवेशन जो है यूपीएससी का वो ये है, होना चाहिए कि हमारे अंदर एक सर्विस का भावना है, और अगर मेरा नहीं होगा तो भी मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूँ कई जगहों। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात इसमें यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि मैं कोई भी मेरे ऊपर कोई भी बर्डन आए, जो स्पिरिचुअलिटी की बात आपने की, मेडिटेशन की बात आपने की, वो मेडिटेशन से हमारी लाइफ बैलेंस होती है जी। मैं परमहंस योगानंद जी को पढ़ता हूँ, उन्होंने लिखा कि एवरीथिंग इन फ्यूचर कैन इम्प्रूव इफ यू आर मेकिंग अ स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ। एफर्ट आप अभी कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट फ्यूचर की हो रही है। और सेकंड पॉइंट उसमें यह है कि हम बॉडी, माइंड और सोल है, तो हमें बैलेंस रखना है। हम एक चीज बॉडी को बनाए जा रहे हैं, जिम जाए जा रहे हैं,
लेकिन हमारे माइंड को हम स्लीप नहीं दे पा रहे, या अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं दे पा रहे, बुक्स नहीं पढ़ रहे और नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो माइंड तो खराब हो रहा है। जी। और सोल कहाँ है? आप मेडिटेशन, वो खुदा खुदा वाली जो शेर था, वो मेडिटेशन कहाँ है आपकी? तो तीनों चीजें मैं करनी है। तो सर, एक सिविल एस्पिरेंट के लिए पब्लिक डीलिंग जब वो बन जाता है, पब्लिक डीलिंग आई थिंक मायने रखती है, क्योंकि मैं इसको लाइक हमारे हाथ में तराजू है, तराजू के एक पलड़े में वही दोबारा से आ गया कि किस्सा, एक तरफ गरीब व्यक्ति, नीचे तबके के लोग हैं, पुअर लोग हैं, और एक तराजू में है ऊंचे तबके के लोग हैं, पॉलिटिशियन कह लो या अमीर लोग, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि सिविल सर्वेंट का मतलब तो ये होता है ना कि समाज की सेवा करने के लिए हम बने। तो तराजू को बैलेंस में कैसे हम रखें? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, बैलेंस लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन टाइम वाइज अगर मैं 90% टाइम काम कर रहा हूँ और 10% अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ, बहुत ही कम। जी। एटलीस्ट 70-30 का आपका रेशियो होना चाहिए। 30 मीन्स फैमिली टाइम, सेल्फ डेवलपमेंट, फिटनेस, स्लीप। स्लीप तो चलो अलग है, बट वी नीड टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। आउटपुट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनपुट। जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, 16 घंटे में नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे 8 ही घंटे पढ़ना चाहिए या 10 घंटे पढ़ना चाहिए, बहुत सीरियसली भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस 8-10 घंटे में आउटपुट अच्छा होगा। बिल्कुल। बिकॉज आई स्लेप्ट वेल, आई एम फ्रेश, आई वेंट जी। फॉर अ वॉक, बीच में मूवी भी देख ली, क्या हद है। दिस इज इंपॉर्टेंट। काम में भी यह है कि काम टाइम बेशक कम हो, लेकिन आउटपुट आपका कितना है। एक ही फाइल को लेके अगर मैं 6 घंटे बैठ जाऊं, फिर बाकी 16 फाइलें तो मेरी पढ़ी नहीं है, बिल्कुल। तो उनको पहले निकाल दो और फिर जी। इस फाइल में थोड़ा 1 घंटा और लगा लीजिए। So that planning has to be done. Time management is very important. उसके बाद आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ता है, क्या ज्यादा जरूरी चीज है, जी। क्या कम जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, which is not important at all. So don't waste time on that. तो सर, यूपीएससी की तैयारी के दौरान ना कई स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव में भी है काफी बच्चे जो दे रहे हैं एग्जाम, तो वो अपने आप को उन्होंने लाइक एक कमरे में ही बंद कर लिया है, बल्कि पूरा दिन बस ये है, मम्मा नहीं इधर मत आना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, कोई गेस्ट आएगा तो बाहर से उसकी मम्मी भेज देती है हाँ। कि अरे यार बच्चा पढ़ रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या ये सारी की सारी चीजें, मतलब कि एक बच्चे को सर ऐसे बच्चा डिप्रेस नहीं हो जाता? मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेस हो सकता है, तो इसलिए हमें उसके लिए ना ऑलराउंड टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो 7-8 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं, बाकी टाइम आप फ्रेश माइंड अपना एंटरटेनमेंट, फैमिली टाइम, स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपका 7-8 आवर्स में जो आउटपुट है वो कहीं 12 घंटे से ज्यादा है, क्योंकि वो बियॉन्ड अ पॉइंट योर माइंड इज हीटेड अप। मशीन भी हीट अप हो जाती है, हम भी हो जाते हैं, तो उस पढ़ाई का फायदा क्या है जब आपका माइंड ही फ्रेश नहीं है। और आप अपने आप को देख लीजिए, कुछ लोग रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ते हैं। यू नो योर सेल्फ, द स्टूडेंट नोज। तो आप अपने टाइमिंग्स को अकॉर्डिंगली सेट करिए। और जब आपका लो पॉइंट होता है डे में, मान लीजिए रात के 11 बजे आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, गो टू स्लीप एंड वेक अप अर्ली। और फिजिकल फिटनेस से क्या होगा कि आपके माइंड में ऑक्सीजन आएगा जी। आउटडोर एक्टिविटी से। फिर जब आप बैठेंगे तो आपको एकदम से रिसेप्टिव रहोगे आप। यू विल नॉट फील दैट आई एम डल। एनर्जी के साथ पढ़ोगे। अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हम एनर्जी के साथ कर रहे हैं। अगर जस्ट फॉर अ जोक अगर 6 घंटे पॉडकास्ट करते रहेंगे तो एनर्जी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आउटपुट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सर, यूपीएससी एस्पिरेंट को मतलब सब्जेक्ट चूज करने में मतलब कि क्या है कि हमें ज्योग्राफी लेना है, साइकोलॉजी लेना है, मींस आर्ट्स से होना चाहिए सब स्टूडेंट्स, कॉमर्स से होना चाहिए, मेडिकल नॉन मेडिकल? क्योंकि नहीं। काफी आजकल क्या देखा गया है कि आफ्टर 12th ही बच्चे सोचते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो 12th से ही जुड़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 12th का बच्चा ठीक रहता है तैयारी के लिए या आफ्टर ग्रेजुएशन? ऐसा 12th के बच्चे को थोड़ा बहुत फैसला करके अपने जीके पे काम करना शुरू कर देना चाहिए फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज जी। और जब वो कॉलेज खत्म होने वाला होता है तो फिर ऑप्शनल चूज करके कॉलेज के हिसाब से चूज करना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसी पे करना चाहिए, तभी वो कामयाब होगा। अगर आप क्योंकि बच्चे कोई और ले रहे हैं सब्जेक्ट, आपको अच्छा भी नहीं लगता तब ले रहे हैं, तो यू वोंट बी एबल टू डू इट। जी। इट शुड बी क्लोज टू योर हार्ट। तो कामयाबी की ये बातें आपके साथ अनकट विद पायल में जारी रहेंगी, अगले एपिसोड में भी हम मिलेंगे। हाँ, आज हमारे साथ है विवेक अत्रे सर जी, जिनसे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने सर पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखा है कि कैसे लाइफ में खुद को मोटिवेट रखना चाहिए, कैसे अपने में हिम्मत बना के रखनी चाहिए। तो इन सब बातों के साथ नमस्कार, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया।